हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ रहे हैं, एक और नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं। लास्ट जो हमने एक चैप्टर लिया था एनपीओ, जो आपके प्लस टू में नहीं था, हमने उसके हर एक पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस किया। आज अगेन हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। गाइस, इसके अंदर हम वो चीजें आपको करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन लेक्चर्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरे के पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, क्योंकि वही चीजें करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए नाम क्या है हमारे चैप्टर का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पहली बात, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिबेंचर को रिडीम करना, क्योंकि डिबेंचर की एक लाइफ होती है, एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद उन्हें क्या कर दिया जाता है, पे ऑफ कर दिया जाता है। तो उनको रिडीम करना, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब बात आती है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैसे होगा, कितने समय के बाद पे किया जाएगा, कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो ये सब जो लिखा होता है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट, जब डिबेंचर को इशू किया जाता है तो डिबेंचर के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें मेंशन होता है कि आपको इतने डिबेंचर्स दिए गए हैं, और उसके अंदर रिडम्पशन की टर्म्स भी, कि आपको फ्यूचर में कितने इयर्स के बाद पे किया जाएगा, कितना अमाउंट पे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ इशू, ये सब मेंशन होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर। तो जो रिडम्पशन की जाती है एज पर टर्म्स ऑफ इशू, जो इशू के समय टर्म्स होती है कि इतने समय के बाद पे किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है। तो पहली बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि जो डिबेंचर की रिडम्पशन होती है वो एज पर टर्म्स ऑफ इशू, इशू के समय ही आपको पता होता है कि आपको कैसे रिडीम करना है। ठीक है गाइस, अब बात आती है कि रिडम्पशन अगर आप करते हो तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, हम जब रिडम्पशन करते हैं, पहली बात मान लीजिए आपने मेरे को 100 रुपए दिए, ठीक है, आपने मुझे इशू के समय 100 रुपए दिए। अब मैं आपको बोलूं कि मैं आपको फ्यूचर में 10 ईयर के बाद 100 रुपए दूंगा और मैं आपको हर साल इंटरेस्ट भी दूंगा, क्या आप मुझे पैसा देना चाहोगे या नहीं चाहोगे? बिल्कुल दे दोगे। मान लो मैं बैंक रेट से ज्यादा आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं और मैं कहता हूं कि आप मुझे 100 रुपए दो और मैं फ्यूचर में आपके 100 रुपए लौटा दूंगा और आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा दूंगा, वुड यू लाइक टू गिव मी? यस, बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको, आप मुझे आज 100 रुपए दो, मैं फ्यूचर में आपको 110 रुपए दूंगा, ठीक है, और मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा, अच्छा इंटरेस्ट दूंगा, क्या आप देना चाहोगे? बिल्कुल भैया, अब तो हम देना ही देना चाहेंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा लेकिन मैं फ्यूचर में आपको 90 रुपए देना चाहूंगा, क्या आप मुझे पैसा दोगे? नहीं दोगे। ठीक है गाइस, तो देखिए हमने पढ़ा था, अगर मैं इशू की बात करूं, इशू की समझना गाइस मैं क्या बोल रहा हूं। इशू, इशू जो है वो पार पर भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी, लेकिन रिडम्पशन आप चाहोगे या तो पार पर हो, ठीक है, या किस पर होगा, इस प्रीमियम पर। ठीक है, तो अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो रिडम्पशन की एंट्रीज की बात कर रहे हैं, वो ध्यान से समझना रिडम्पशन के समय एंट्री क्या होगी। अब देखो, मुझे आपका 100 का 100 रुपए देना है, ठीक है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा अपनी बुक्स में, डिबेंचर, परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट हुआ था, परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट। मुझे किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को, तो हम लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, मैंने ये एक एंट्री की, फिर मैं आपको पे ऑफ करूंगा तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, होल्डर। ठीक है, टू में क्या हो जाएगा? बैंक। तो ये मेरी रिडम्पशन के समय जब मैं डिबेंचर होल्डर्स को पे करूंगा उस समय ये एंट्री की जाएगी। ठीक है, अगर मुझे प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है, मुझे इशू के समय ही पता है कि मुझे 100 वाला 110 पे करना है, तो याद करो इशू के समय जो 10 रुपए का लॉस है उसी समय बुक कर लेते हैं, और उसको हमने एक डब्बे में डाला था, याद करो, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक तरफ तो हमने क्या किया था, लॉस को डेबिट किया था अलॉटमेंट के समय, याद करो हमने क्या एंट्री की थी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये एट द टाइम ऑफ इशू एंट्री की थी। अब हम उनको रिडीम कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, देखो, परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो 100 रुपए ही आएगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमने क्रेडिट किया था उसको अब हम डेबिट करेंगे, तो एंट्री वुड बी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 10, और 2 में क्या हो जाएगा? डिबेंचर होल्डर। ठीक है, उसके बाद अगेन सेकेंड एंट्री, ये कितना हो जाएगा? 110, और ये हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बैंक, दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 110 और 110। इस तरीके से ये हम किसकी एंट्री करते हैं? जब डिबेंचर को पे ऑफ करते हैं, ये पे ऑफ की एंट्री है, जब रिडम्पशन के समय की एंट्री है। ठीक है गाइस, तो देखिए हमारे पास सबसे पहली चीज मीनिंग, एक एक चीज पढ़ते चलते हैं। मीनिंग, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर,
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है? रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को पे ऑफ करना, क्योंकि उसकी एक लाइफ है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उन्हें क्या करना पड़ता है? पे ऑफ करना पड़ता है, ठीक है, एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। जो रिडम्पशन होती है वो इशू की टर्म्स, क्योंकि इशू के समय ही सुनिश्चित हो जाता है, पता चल जाता है कि आपको रिडम्पशन कब और कितने अमाउंट से करनी है, स्टेटेड इन डिबेंचर सर्टिफिकेट। और ये सारी टर्म्स किस में होती है? डिबेंचर सर्टिफिकेट में, ठीक है गाइस। और इसके बाद एंट्रीज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मैं करवा चुका हूं। परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर किस पर कर रहे हो? एट पार। और अगर आप कर रहे हो एट प्रीमियम तो क्या एंट्री होगी गाइस? परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है गाइस। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, देखो आपको डिबेंचर को पे करना है, मान लीजिए 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद पे ऑफ करना है, तो डिबेंचर को हम एक सिक्योरिटी देकर चलते हैं कि आपका पैसा जो है वो सेफ है, 5 साल पूरे होंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर अमाउंट एक डब्बे के अंदर, एक गुल्लक के अंदर, एक बॉक्स के अंदर डालना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब रिडम्पशन आए तो ताकि उस समय हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मान लीजिए लेट्स सपोज हमने इशू किया मान लीजिए 10 लाख, तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट हर साल एवरी ईयर एक रिजर्व में, जिसका नाम है DRR, आपने पढ़ा भी होगा प्लस 2 में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इस रिजर्व के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट हम डालना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब 5 साल के बाद रिडम्पशन हो, ध्यान से सुनना, जब 5 साल के बाद रिडम्पशन हो, ताकि हम इजिली डिबेंचर होल्डर को क्या कर सके? रिडीम कर सके। क्योंकि डिबेंचर होल्डर, आपको पता है डिबेंचर होल्डर के डिबेंचर कौन से होते हैं? डिबेंचर के पास चार्ज होता है, किसका? हमारी एसेट्स का, फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज, ये हमने पढ़ा है। फ्लोटिंग मतलब सभी एसेट के ऊपर, फिक्स मतलब एक पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट। अगर मान लीजिए हम डिबेंचर होल्डर्स को पे नहीं कर पाते हैं तो वो हमारी एसेट्स को बेच सकते हैं। तो उनको सिक्योरिटी देने के लिए भी, हाँ आपका पैसा सिक्योर है, हम आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या कर देंगे? पे ऑफ। तो हम एक रिजर्व में पैसा डालते रहते हैं हर साल, ताकि जब टाइम आए किसका? रिडम्पशन का, हम उन्हें इजिली क्या कर सके? पे ऑफ कर सके। तो अब बात आती है, बहुत ध्यान से सुनना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब ये अमाउंट है कितना है, कितना डाला जाता है? गाइस देखिए, ये डाला जाता है DRR, उसे बोला जाता है, पहली बात किस में डाला जाता है? गुल्लक में, जिस डब्बे का नाम, गुल्लक का नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितना डाला जाता है? मिनिमम, गाइस मिनिमम वर्ड यूज कर रहा हूं, मिनिमम 10%, ठीक है। ये आपके CUET पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 10% किसका? जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, ठीक है, जितने डिबेंचर आपके आउटस्टैंडिंग है उसका मिनिमम 10%। मान लीजिए आपके 50 लाख के डिबेंचर है, ठीक है, 50 लाख रुपीस के डिबेंचर है, उसका 10%, ये आउटस्टैंडिंग, जितने आपके आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी पे ऑफ नहीं हुआ है, उसका 10%, दैट इज कितना? 5 लाख, ये डाला जाता है, 5 लाख रुपीस डाला जाता है। रिडम्पशन से पहले क्या बोला जाता है? ये 5 लाख रुपीस DRR में होना चाहिए मिनिमम, कम से कम। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो अब और मैं आगे चलूंगा, क्या बोला गया? DRR में कितना होगा? मिनिमम 10%, किसका? ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, और उनकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब क्या है? पार वैल्यू। मान लीजिए 50 लाख वाले हमने 55 लाख में इशू किए थे, 5 लाख प्रीमियम पर किए थे, 55 लाख का नहीं, फेस वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू का। जो नॉमिनल वैल्यू आपकी आउटस्टैंडिंग है उसका मिनिमम 10%, ठीक है। आपका क्या होना चाहिए? DRR में पैसा होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। अब किसके लिए है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, पहले मैं इसकी बात करता हूं, एक एक चीज को समझते चलते हैं। देखो क्रिएशन ऑफ DRR, देखिए एटलीस्ट 10%, आपको 10% करना है ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल मतलब फेस 50 लाख का, 55 नहीं, 5 लाख प्रीमियम पर इशू है, 50 लाख, ठीक है, ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, जितने आपके डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आउट ऑफ द सरप्लस। अब बात आई किस में से? दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट्स, ठीक है। या तो हम किस में से बनाएंगे? देखिएगा मैं लिखता हूं, जो ये 5 लाख है, या तो हम बनाएंगे किस में से? दैट इज surplus, that is balance in statement of प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है गाइस। या हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व,
ठीक है, इसमें से, या फिर किस में से गाइस, जर्नल रिजर्व। ठीक है, तो हम इन तीनों में से किस में डीआरआर के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो यही बात बोली गई, देखिए किसमें से, आउट ऑफ सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देन आउट ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, देन जर्नल रिजर्व। तो ये आप क्या बनाओगे, डीआरआर बनाओगे। मतलब क्या बोला गया कि जब आप रिडीम करोगे उससे पहले मिनिमम 10% किसमें, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में होना चाहिए। उससे पहले, रिडम्पशन से पहले किसका, जितने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उनकी फेस वैल्यू का मिनिमम 10% होना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोला गया। अब बोला गया किसको बनाने की जरूरत नहीं है, यानी हर किसी को बनाने की जरूरत है। मैं अगर सिंपल सी बात करूं, इसमें इजी कर देता हूं बिल्कुल। बेसिकली ये किसको बनाने की जरूरत है, डीआरआर जो अनलिस्टेड कंपनीज है उनको बनाने की जरूरत है। जो लिस्टेड है उनको बनाने की जरूरत नहीं है। जो सेबी से लिस्टेड है, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनसे लिस्टेड है, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। केवल अनलिस्टेड कंपनी की मैं बात करूं, उनको ये बनाना पड़ेगा। तो देखो लिस्टेड कंपनी, अब ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, लिस्टेड कंपनी इनको बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बैंकिंग कंपनी किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऑलरेडी सीआरआर एसएलआर बहुत होते हैं, तो उनको वरी करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, other financial institutions within the meaning of section 2 subsection 72 of the Companies Act 2013 इनको नहीं जरूरत है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, इनको जरूरत नहीं है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक, इनको जरूरत नहीं है। या अदर लिस्टेड कंपनी, इनको भी जरूरत नहीं है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दे दिया कि लिस्टेड कंपनी है, क्या इनको डीआरआर बनाना है, तो योर आंसर वुड बी नो। तो यहां पर देखो बात हुई अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक है, अभी तक ये बात सामने आई कि लिस्टेड कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है, और जो बैंकिंग कंपनीज है इन सबको बनाने की भी जरूरत नहीं है, जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इनको भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको जो सारी बातें हैं वो याद होनी चाहिए। ठीक है गाइस, यहां तक बताइए अगर आपको आया है। बाकी हम देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि डीआरआर के बारे में क्या बातें की गई, क्योंकि अगर आपको ये आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा इसके रिगार्डिंग, सेबी की क्या गाइडलाइंस है फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, कह रहे डीआरआर इज ऑब्लिगेटरी। देखो अब यहां पर क्लियर हो जाएगा डीआरआर किसके लिए बनाना है। ये तो बोला गया किसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर बोला गया डीआरआर इज ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसमें एक और मैं ऐड कर देता हूं, कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर हमने पढ़ा है, ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर देंगे, या तो न्यू डिबेंचर्स में या इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें उनको पे ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उन्हें इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो हमें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब किसके लिए और जरूरत नहीं है, कन्वर्टेबल के लिए जरूरत नहीं है, मतलब नॉन कन्वर्टेबल उनको बनाना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनी में भी अगर कन्वर्टेबल है तो उनके लिए भी जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी में नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, मतलब एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर हो सकता है। 10 लाख के हमारे डिबेंचर है, उसमें से 6 लाख क्या है कन्वर्टेबल, उनको इक्विटी में, तो उनके लिए जरूरत नहीं है। जो 4 लाख है ना, जिनको हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट नहीं करेंगे, जिनको पे ऑफ किया जाएगा, उनके लिए हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अनलिस्टेड कंपनी, उसमें भी कौन से, जिनको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, किसमें, इक्विटी और प्रेफरेंस, मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या अदर डिबेंचर, मतलब उनको पे ऑफ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, एन अनलिस्टेड कंपनी शेल क्रिएट डीआरआर, वो डीआरआर बनाएगी एटलीस्ट 10%। कितना बनाएगी, 10%। देखो अनलिस्टेड कंपनी 10% कम से कम बनाएगी, ये बनाएगी ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है गाइस, इसके बाद आगे बहुत ध्यान से समझना। डीआरआर आपको पता है कहां शो किया जाता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में। याद करो, रिजर्व एंड सरप्लस में इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। डीआरआर इज शोन ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है गाइस, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना आप रिडीम कर दोगे, मान लीजिए आपने क्या किया, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है ₹50 लाख के, ठीक है, आपने कितना बना दिया, रिडम्पशन से पहले 5 लाख। ठीक है,
और इसमें से आपने रिडीम कर दिए 25 लाख, आपने क्या कर दिए, रिडीम कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग पर बने थे। जितने आउटस्टैंडिंग है आज 50 लाख थे, उस पर 10% मिनिमम होना चाहिए, किसके लिए, अनलिस्टेड कंपनी के लिए, और कौन से, नॉन कन्वर्टेबल, अगर मैं कंक्लूड करूं, ठीक है। और उसके बाद आपने आज रिडीम किया 25 लाख, ठीक है। तो जितना आपने रिडीम किया है उससे रिलेटेड जितना डीआरआर में पड़ा हुआ है उतना प्रोपोर्शनेट आपको वो ट्रांसफर कर देना है जर्नल रिजर्व में। मतलब 5 लाख से रिलेटेड हम बात करें कितना, ये आधा हो गया, तो 5 लाख से रिलेटेड 2.5 लाख, 2,50,000, इसको हम जर्नल रिजर्व में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है गाइस। ये हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो देखो जब हम क्या करते हैं, डीआरआर बनाते हैं, मैंने क्या क्या कहा, किससे बनेगा, या तो सरप्लस से बनेगा, ठीक है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख लोगे गाइस, या किससे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, या थर्ड जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डीआर, ठीक है। और उसके बाद जब आप क्या करोगे, रिडीम करोगे, जितना प्रोपोर्शनेट रिडीम करोगे उसके अकॉर्डिंग जितना आपका डीआरआर में है वो भी आपको प्रोपोर्शनेट क्या करना पड़ेगा, रेडी वो जर्नल रिजर्व में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री वुड बी डीआरआर अकाउंट डेबिट टू में क्या हो जाएगा, जर्नल रिजर्व, ठीक है। कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 2,50,000 और 2,50,000। मैं एक इजी लेता हूं, देखो अब मान लीजिए इसमें से हमने 10 लाख रिडीम कर दिए, 50 लाख में से 10 लाख, 10 लाख, अब आपको बताना है कितना परसेंट हुआ, 20%। तो 5 लाख का भी 20% आपको किस में डालना है, जर्नल रिजर्व में। कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 1 लाख। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ये ऐसा क्यों किया गया, बेसिकली हमने डीआरआर में क्यों डाला, ताकि एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी मिले किसको, डिबेंचर वालों को, कि हमारे लिए कुछ पैसा सेपरेट रखा जा रहा है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, केवल उनको एक सेफगार्ड देने के लिए। बेसिकली कंपनी के पास पैसा तो होगा ही, पैसा तो पे करना पड़ेगा, ये केवल एक सेफगार्ड के लिए। जैसे ही क्या होगा, पे ऑफ होगा, इसके अंदर पैसा पड़ा हुआ है डीआरआर के अंदर, अगर हम इसको क्या नहीं करेंगे, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो ये पैसा ब्लॉक रह जाएगा। मान लीजिए हमने 50 के 50 लाख क्या कर दिया रिडीम, और हमारा डीआरआर में 5 लाख पड़ा हुआ है, वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ताकि इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सके। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। देखिए हमारे पास इससे रिलेटेड हम थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर द अमाउंट प्रोपोर्शनेट टू द डिबेंचर्स रिडीम, जो आपने डिबेंचर रिडीम किया, प्रोपोर्शनेट, यहां पर वर्ड यूज हुआ है गाइस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रोपोर्शनेट टू द डिबेंचर रिडीम शैल बी ट्रांसफर फ्रॉम डीआरआर टू जर्नल रिजर्व, तो दैट वुड बी योर एंट्री। तो ये सारा मैंने आपको डीआरआर का बताया कि किसके लिए बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। बाकी अगला टॉपिक डीआरआई के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक फ्रेंड को आपको इस वीडियो के बारे में पता चल जाए और वो इजीली इन चीजों को समझ पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।